Hello everyone, I am Anurag Jain. I am company secretary and for last 5 years I am taking law subjects for CA, CS and CMA students. Right? Today we are going to start company laws. But before starting company laws, it is important to understand the meaning of company and laws. Right? So first of all, we will consider the term company. We will try to understand the general meaning as well as the legal meaning of the term company. Basically, the word company was derived from two Latin words, com and panis. Com means together and panis means bread, meal. So basically, the word was used for that group of persons who took their meal together. From here, we get the general meaning of the company. Company can be used for that group of person, for that association of persons who work for a common purpose, for common objective, right? So we can say company means an association of persons for common objective or for common purpose, right? According to section 20 or section 2 clause 20 of Companies Act 2013, company means a company incorporated under current company laws or any previous company laws, right? तो सेक्शन 2 क्लोज 20 ने बेसिकली कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं दी है. सेक्शन ने ये नहीं बताया कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी. इसने सिंपल सी एक बात कही कि कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर करंट कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनी लॉज इफेक्टिव थे, राइट. यहाँ पर ये जो वर्ड है कंपनी, इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो अभी हमने जनरल मीनिंग पढ़ा था कंपनी वर्ड का, राइट. तो हम कह सकते हैं कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लोज 20, कंपनी मींस दैट एसोसिएशन ऑफ पर्सन व्हिच गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉज, आइदर करंट कंपनी लॉज और एनी प्रीवियस कंपनी लॉज. मतलब अगर जब तक कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी लॉज के अंदर रजिस्टर नहीं होएगी, इनकॉर्पोरेट नहीं होगी, तब तक वो एसोसिएशन पर्सन एज ए कंपनी वर्क नहीं कर सकती, राइट. चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये हम कह सकते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए वी विल टेक अ स्टोरी के फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करेंगे. हमारे इस स्टोरी के हीरो हैं आलू एंड कचालू. वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड गाइज, राइट. दे वर वर्किंग इन अ फैक्ट्री and they lived in a village. तो बेसिकली दे पीपल वांटेड टू स्टार्ट देयर ओन फैक्ट्री, क्योंकि जैसे हमने बताया कि बहुत समझदार थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, तो उन्हें अपने काम की सारी नॉलेज थी. उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी खुद की एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करें, खुद का बिजनेस करें, राइट. लेकिन जैसे कि आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए टैलेंट और नॉलेज के साथ साथ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की. ये स्टोरी हम लेके चल रहे हैं 18th सेंचुरी की. मतलब जिस वक्त ना तो बैंक होते थे, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती थी, तो उस वक्त बेसिकली फंड्स अरेंज करने के लिए दो ही हमारे पास वे होते थे, या तो सामने वाले से उधार लिया जाए इन द फॉर्म ऑफ डेट, या फिर सामने वाले को अपना पार्टनर बनाया जाए, राइट. तो बेसिकली इनको भी ये चीज़ पता थी कि इनके पास फंड्स प्रॉपर नहीं है. इन्होंने क्या किया, अपने सारे नॉन पर्सनस को और जो गाँव के अंदर थे लोग, उन सबको इकट्ठा किया, उन सबके सामने अपना प्रोजेक्ट रखा, उन सबको एक डॉक्यूमेंट दिया जिस डॉक्यूमेंट के अंदर बिजनेस की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी. ये लिखा हुआ था कि बिजनेस में क्या किया जाएगा, मार्केट के अंदर उस बिजनेस की करंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर में क्या रिस्क रहेगा, क्या अर्निंग रहेगी, क्या पोटेंशियल रहेगा, एवरीथिंग वाज रिटन इन दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है. उस डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे प्रोस्पेक्टस. क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टस, राइट. तो उन्होंने सारी चीज़ समझाई गाँव वालों को और उसके बाद गाँव वालों से कहा कि अब आप में से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, राइट. अब देखिए, दोबारा से रिपीट करो, हम बात कब की कर रहे हैं, 18th सेंचुरी की, जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस था ही नहीं. तो गांव वालों ने बड़ी सिंपल सी चीज़ पूछी कि ठीक है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, हमें लग रहा है कि भैया हाँ, इस प्रोजेक्ट से गांव की भी इम्प्रूवमेंट होएगी, यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा अगर गाँव में प्रोजेक्ट लगाया जाता है, प्लस इनकम भी जनरेट होएगी जो इन्वेस्ट करेगा. लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इन्वेस्टमेंट मांग किस फॉर्म में रहे हैं. मतलब आप हमसे उधार मांग रहे हैं इन्वेस्टमेंट, या फिर आप पार्टनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली उस वक्त कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस तो था ही नहीं, राइट.
तो या तो उधार के फॉर्म में या फिर पार्टनरशिप के फॉर्म में इसी तरह फंड्स इकट्ठे किए जा सकते थे। अब आलू कचालू ने, जैसे मैंने बताया, काफ़ी समझदार लोग थे, दिमाग लगाया, दोनों ऑप्शंस एनालाइज की। पहले डेट की ऑप्शन एनालाइज की। उन्होंने देखा कि डेट के केस में, उधार के केस में, इन्वेस्टर्स आर लीस्ट कंसर्न्ड विद द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। चाहे बिजनेस चले या ना चले, चाहे इनकम जनरेट हो या ना हो, इन्वेस्टर्स को टाइम पर अपना अमाउंट भी वापस चाहिए, टाइम पर अपना इंटरेस्ट भी वापस चाहिए, राइट। और डेट के केस में दूसरी चीज क्या होती है, अगर आप किसी से उधार लेते हो तो आप उस उधार के लिए पर्सनल लायबल होते हो। चाहे वो आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उधार लिया है, पर्सनल पर्पस के लिए उधार नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनल एसेट्स को भी सेल आउट करके कोर्ट उधार वापस देने के लिए कह सकती है, राइट। तो वेरी रिस्की कैपिटल, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द डेटर, अनलिमिटेड रिस्क, वेरी रिस्की कैपिटल। इसके अंदर आपको सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा और वो भी पर्सनल एसेट्स भी आपकी सेल ऑफ की जा सकती है उस चीज़ के लिए, राइट। तो आलू कचालू ने सोचा कि हमारी अगर इतनी पोजीशन होती कि इतना बड़ा अमाउंट डेट पे लिया जाता तो फिर तो अपने आप ही काम कर लेते। तो बेसिकली ये ऑप्शन तो उन्होंने क्रॉस कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन एनालाइज किया, पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप के केस के अंदर, हो सकता है आप लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा भी हो, पार्टनरशिप के केस के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो क्या है कि पार्टनरशिप कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय द एग्रीमेंट, राइट। अगर हम 10, 15, 20, 50 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारे लोग हो सकता है मुझे जानते हो, पर जरूरी तो नहीं आपस में एक दूसरे को जानते हो, ये जरूरी तो नहीं वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करना चाहे, राइट। बट पार्टनरशिप कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय एग्रीमेंट। जब तक पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो सकती, जब तक वो सारे लोग आपस में काम ना करना चाहे। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ काम भी करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि वो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए एग्री भी हो जाते हैं, दूसरी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या पार्टनरशिप की, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब एवरी पार्टनर इज द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी पार्टनर ने कोई भी एक्टिविटी करी, कोई भी डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन सारे पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसका इफेक्ट सारे पार्टनर्स के ऊपर आता है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आता है, राइट। तो एक गलत डिसीजन किसी एक पार्टनर ने लिया, उसका इफेक्ट सारे पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। तो म्यूचुअल एजेंसी सबसे बड़ा ड्रॉबैक थी। और तीसरा ड्रॉबैक क्या है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन डे टू डे बिजनेस, राइट। तो एक पार्टनर ने गलत डिसीजन लिया, चाहे उसे काम करना आता है या नहीं आता है, उसने फिर भी डिसीजन ले लिया, पार्टनरशिप के नाम पर किसी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया, कोई एग्रीमेंट कर दिया, तो पूरी पार्टनरशिप फर्म बाउंड है, सारे पार्टनर्स बाउंड है उस एग्रीमेंट के लिए, राइट। तो ये भी आलू कचालू ने सोचा कि जहां हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने की सोच रहे हैं, वहां पर ये फॉर्म ऑफ बिजनेस भी कंपैटिबल नहीं है। तो दोनों ऑप्शंस पे क्रॉस हो गया। अब आलू कचालू ने एक नए फॉर्म ऑफ बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि देखिए, ना तो हम आपसे उधार पैसे मांग रहे हैं और ना ही हम आपको पार्टनर बनने के लिए कह रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ना कोई क्रेडिटर होगा, ना ही कोई डेटर होगा, हम सब मिलजुल कर वर्क करेंगे, वी विल वर्क टुगेदर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। अभी हमने पढ़ा कि जो लोग साथ मिलके काम करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, एसोसिएशन। और उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को क्या कहते हैं, जो साथ मिलकर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं, वी कैन से इट एज अ कंपनी, राइट। तो आलू कचालू ने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे एसोसिएशन की फॉर्म में, और उस एसोसिएशन को हम कंपनी कहेंगे, राइट। जो भी इस एसोसिएशन में, इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, that will become the member of that association, or we can say member of that company. So from here we got the concept of member, right? चलिए जी, ये ऑप्शन भी अच्छी लगी। अब आलू कचालू ने कहा कि देखिए, हमें लेट से 1 लाख रुपए की जरूरत है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, राइट। अब देखिए 18th सेंचुरी के अंदर आप सोच सकते हैं 1 लाख की वैल्यू क्या होगी। किसी के पास सेविंग्स के नाम पर 200 रुपए थे, किसी के पास सेविंग्स के नाम पर 500 रुपए थे, किसी ने 1000 रुपए की सेविंग्स कर रखी थी। लेकिन क्या 1 लाख रुपए के बिजनेस में 200 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है कोई? अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, बड़ा मुश्किल सा लगता है चीज़, नहीं।
लेकिन आलू कचालू ने इस चीज को भी एनालाइज किया कि जब तक हम ये 200 400 500 रुपए की शेयरिंग नहीं लगवाएंगे बिजनेस के अंदर, तब तक हम 1 लाख रुपए इकट्ठे कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा सपोज कीजिए हमें टोटल 1 लाख रुपीज चाहिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, हम इस 1 लाख रुपीज को डिवाइड कर देते हैं 100 रुपीज में, डिवाइड कर देते हैं 1000 शेयर्स हो जाएंगे कैपिटल के, राइट। अब 1000 शेयर्स हो गए कैपिटल के और एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज का। जिसने भी इन्वेस्ट करना है बिजनेस में उसे ये शेयर परचेज करना पड़ेगा कैपिटल का, राइट। शेयर परचेज करने का मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टर को देखे कितनी फ्रीडम मिल गई, वो चाहे तो 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकता है सिर्फ एक शेयर परचेज करके, वो चाहे तो 200 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकता है सिर्फ 2 शेयर परचेज करके, और वो चाहे तो 2000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकता है, 20,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा सिर्फ वही इन्वेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट छोटे छोटे इन्वेस्टर से भी फंड्स रेज किए जा सकते हैं इस तरह से, राइट। चलिए, ये स्कीम भी सबको बड़ी अच्छी लगी कि सिर्फ अमीर लोग ही इन्वेस्ट करके पैसा अर्न नहीं कर सकते, बल्कि गरीब लोग जिनके पास छोटी छोटी सेविंग्स हैं वो लोग भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट दोनों को है, कंपनी को भी बेनिफिट है प्लस इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट है। कंपनी को क्या बेनिफिट है कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से वो अपनी पूरी कंपनी खड़ी कर सकती है, और इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट है, हाँ जी, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट है, इन्वेस्टर्स छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास 500 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं 100 रुपये के 5 अलग अलग कंपनीज में शेयर्स परचेज कर सकता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, और डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा क्या है कि अगर कोई कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी लॉस में जा रही है तो जरूरी तो नहीं है बाकी चारों भी लॉस में जा रही होगी। अगर एक पर्टिकुलर वेंचर से मुझे लॉस हो रहा है, हो सकता है बाकी वेंचर से मुझे प्रॉफिट हो, राइट। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया शेयर कैपिटल का। जब तक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस थी तब तक हमारे पास कॉन्सेप्ट था सिर्फ कैपिटल का, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर हमारे पास कंसेप्ट आया शेयर कैपिटल का, राइट। कि हम टोटल कैपिटल के शेयर्स कर देंगे और जिसे भी इन्वेस्ट करना होगा वो शेयर परचेज कर लेगा, राइट। चलिए जी, ये कंसेप्ट भी सबको बहुत बड़ा पसंद आया। फिर एक जेन्युइन सा सवाल लोगों की तरफ से आया कि जी ठीक है हम लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है, पर इतने सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आलू कचालू ने कहा भैया ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे हमने टोटल कैपिटल के शेयर्स कर दिए वैसे ही उतने ही नंबर में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज कीजिए कंपनी ने टोटल प्रॉफिट अर्न किया है 5 लाख रुपीज का पूरे साल में, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे एग्जांपल में, 1000 शेयर्स थे, तो प्रॉफिट भी अकॉर्डिंग टू 1000 शेयर्स डिवाइड हो जाएगा। पर शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट हो गया हमारे पास, 500 रुपीज पर शेयर। किसी ने 2 शेयर परचेज कर रखे हैं तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1000 रुपीज का। किसी ने 3 शेयर परचेज कर रखे हैं तो उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1500 रुपीज का। बड़ी सिंपल सी चीज है। चलिए जी, ये चीज भी पसंद आई सबको कि जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट उसका उतना प्रॉफिट, राइट। तो यहां से हमारे पास कंसेप्ट आया डिविडेंड का। डिविडेंड वर्ड ही इसलिए यूज किया जाता है, डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट, दैट इज डिविडेंड, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि बिजनेस को मैनेज कौन करेगा। भाई देखिए, अगर हम ये कहें 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये इन्वेस्ट करके एक बिजनेस तैयार किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि 200 लोग इन्वॉल्व हो बिजनेस में, हो सकता है कि 100 लोग इन्वॉल्व हो बिजनेस में। तो उन 100 लोगों में से बिजनेस को मैनेज करने की पावर किसके पास होगी, बिजनेस के अंदर डे टू डे बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करने की पावर किसके पास होगी। अब आलू कचालू को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि अगर सारे इन्वेस्टर्स को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने की पावर दे दी जाएगी तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे लोगों की कॉमन व्यू हो। मतलब हर बार अलग अलग व्यूज सामने आएंगे, और अगर एक के व्यूज को कंसीडर नहीं किया जाएगा तो वो बुरा मानेगा, दूसरे के व्यूज को कंसीडर नहीं किया जाएगा तो वो बुरा मानेगा। आलू कचालू ने एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन दिया। देखो यहाँ पर आलू कचालू ने बड़ी चालाकी दिखाई। उनको पता था कि हमारे अलावा इस बिजनेस की नॉलेज इस विलेज के अंदर किसी के पास नहीं है, राइट। उन्होंने क्या कहा कि ना तो मेंबर्स बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही बिजनेस के डे टू डे डिसीजंस लेंगे मेंबर्स। उन्होंने कहा कि देखिए हमें बिजनेस चलाना है, हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, जिसके लिए वी नीड द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्संस, राइट। जो लोग बिजनेस को प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सके, राइट। तो आलू कचालू ने कहा कि देखिए 3 4 5 जितने भी
मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनको हम सब मिलकर, जो भी कंपनी के मेंबर्स होंगे, हम सब मिलकर अपॉइंट करेंगे और वो लोग, सिर्फ वो लोग कंपनी को डायरेक्ट करेंगे, बाकी मेंबर्स कंपनी के डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब आलू कचालू को पता था कि हम दोनों को तो नॉलेज है, तो हमें तो अपॉइंट किया ही जाएगा, प्लस गांव वाले किसी एक या दो और को अपॉइंट कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमें ही बिजनेस को मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कंसेप्ट आया डायरेक्टर्स का। जिन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि वो लोग बिजनेस को डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, आलू कचालू ने ये चीज़ और कही कि देखिए, जिन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा उनको उनकी कॉम्पिटेंसी के बेसिस पर अपॉइंट किया जाएगा कि वो कितने कॉम्पिटेंट है, ना कि इस बेसिस पर कि उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। राइट, हम लोग उनको अपॉइंट करेंगे, मेजोरिटी से अपॉइंट करेंगे, सब मिलकर मेजोरिटी से वोटिंग करेंगे और अपॉइंट करेंगे उनको जो कॉम्पिटेंट होंगे। राइट, चाहे वो एसोसिएशन के, हमारी कंपनी के मेंबर हो या ना हो, मतलब चाहे उन्होंने हमारी कंपनी के, हमारे एसोसिएशन के शेयर परचेज कर रखे हैं या नहीं परचेज कर रखे हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट डायरेक्टर शैल बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, कोई कंपल्शन नहीं है। ऑलराइट, चलिए, डायरेक्टर कंसेप्ट आ गया जी सबको समझ में, सबको बात भी ठीक लगी कि इतने सारे लोग तो इंटरफेयर कर नहीं सकते या डिसीजंस ले नहीं सकते। बेटर ये है कि कुछ मोस्ट कॉम्पिटेंट लोगों को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए एंड दे विल मैनेज द बिजनेस। राइट, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भैया ठीक है, डायरेक्टर्स को बिजनेस मैनेज करने के लिए अपॉइंट कर देंगे, फंड्स किसके लग रहे हैं? फंड्स मेंबर्स के लग रहे हैं। पावर्स किसके पास है बिजनेस को मैनेज करने की? पावर डायरेक्टर के पास है। तो भैया ये बताओ, डायरेक्टर्स की पावर को कैसे कंट्रोल करेंगे, डायरेक्टर्स की वर्किंग को कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर बाई चांस डायरेक्टर्स काम को प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, डायरेक्टर्स का अनबाइस्ड इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम डायरेक्टर्स के ऊपर चेक कैसे रखेंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जो भी इंसान काम करने के लिए पैसा दे रहा है, पूछेगा वो कि कल को अगर काम में कुछ गड़बड़ होती है, मिसमैनेजमेंट होती है, तो मेरे पास क्या पावर है चेक करने की? तो आलू कचालू ने कहा, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम जितनी भी डिसीजंस हैं जो कंपनी में लिए जा सकते हैं, जितने भी मैटर्स हैं, उन सब मैटर्स को डिवाइड कर देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स है विच आर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कैपिटल ऑफ द कंपनी, उन सारे मैटर्स को हम लोग मेंबर्स की कंसेंट पे छोड़ देंगे। मतलब हम दो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक MOA और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। उसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारी एसोसिएशन का नाम क्या होगा, हमारी एसोसिएशन की कैपिटल क्या होगी, हमारी एसोसिएशन काम क्या करेगी, हमारी एसोसिएशन की लाइबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ हम MOA के अंदर लिखेंगे। मतलब वो डॉक्यूमेंट अपने आप में लोगों को ये बताएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। राइट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम काम करने का तरीका लिखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज दिस एसोसिएशन और वी कैन से कंपनी। राइट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम ये भी लिखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर है और क्या क्या पावर नहीं है। फर्दर हम एक और डॉक्यूमेंट बनाएंगे। देखिए, उस वक्त कंपनी लॉ तो था नहीं, तो उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट बनाया। राइट, जिस डॉक्यूमेंट को उन्होंने अलग से नाम दिया, उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्या लिखा कि किन किन मैटर्स के ऊपर डिसीजन लेने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ पर एक चेक लग गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर पे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारे काम बिना मेंबर्स के अप्रूवल के कर ही नहीं सकते। राइट, इसके लिए आलू कचालू ने कहा कि जब भी डायरेक्टर्स को उन मैटर्स पे डिसीजन लेना होगा, दे विल कॉल द मीटिंग ऑफ मेंबर्स। राइट, और उस मीटिंग के अंदर मेंबर्स विल टेक द डिसीजन थ्रू मेजोरिटी कि इस डिसीजन, मतलब इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करना है या नहीं करना है। राइट, ये पर्टिकुलर काम करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट आया मीटिंग का कि मेंबर्स की मीटिंग कॉल की जाएगी टाइम टू टाइम, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगेगा कि उन्हें मेंबर से किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अप्रूवल चाहिए। ये पहला चेक था। दूसरा चेक आलू कचालू ने कहा कि हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो कंपनी है, द कंपनी विल कॉल द मीटिंग ऑफ मेंबर्स। हर साल एक मीटिंग जरूर बुलाई जाएगी मेंबर्स की, जिसे हम कहेंगे AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। इस मीटिंग के अलावा जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जरूरत पड़ेगी वो और भी मीटिंग बुला सकते हैं, लेकिन एक तो हर साल बुलाई ही बुलाई जाएगी।
उस मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को ये बताएंगे कि कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, उन्होंने पूरे साल क्या वर्किंग की है कंपनी के अंदर, कंपनी की प्रोग्रेस क्या रही, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जाएगी मीटिंग में, ताकि मेंबर्स ये देख सके कि वेदर द कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड प्रॉपर्ली और नॉट, वेदर द डायरेक्टर्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कहा गया कि अगर डायरेक्टर्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे तो मेंबर्स के हाथ में पावर होगी किस चीज की, टू रिमूव द डायरेक्टर्स एंड टू अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर्स, राइट। तो डायरेक्टर्स के ऊपर तीसरा चेक ये रहेगा कि अगर हम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे तो हम क्या दिखाएंगे एजीएम के अंदर मेंबर्स को, और मेंबर्स हमें रिमूव कर देंगे। इससे भी अगर गांव वाले शांत नहीं हुए तो आलू कचालू ने कहा चलिए एक एक्सटर्नल बंदा हर साल जो मोस्ट कॉम्पिटेंट होगा हर साल कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट करेगा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेगा, वो पढ़ा लिखा बंदा होगा जिसे हम चार्टेड अकाउंटेंट कहते हैं, राइट। वो कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट करेगा और क्योंकि वो एक्सटर्नल होगा, नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनी, तो वो अनबाइज्ड होकर ऑडिट करेगा और वो बताएगा मेंबर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि देखिए कंपनी कैसे मैनेज की जा रही है, कंपनी के अकाउंट्स ठीक है या नहीं है, या फिर कंपनी के अकाउंट्स में कहीं कोई कमी है या नहीं है। तब जाकर लोगों का पेट भरा कि हाँ ये चीज ठीक है, इस तरह से हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर चेक रख सकते हैं, राइट। सो फ्रॉम हियर वी गॉट द कंसेप्ट ऑफ एजीएम, ईजीएम एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ऑलराइट। चलिए जी, इस चीज पर भी लोग सहमत हो गए। अब एक लालची से आदमी ने बड़ी सिंपल सी चीज पूछी कि भैया मुझे ये बताओ, पैसा मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, काम आप कह रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे, मतलब मैं कंपनी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि पैसा मेरा भी लगेगा। अगर कल को लॉस होता है तो वो लॉस कौन बियर करेगा? मेरे ऊपर लॉस आएगा एज द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि पैसा मेरा इन्वेस्ट हो रहा है, तो एक तरह से मैं ओनर हो गया। तो क्या लॉस मेरे ऊपर आएगा? जैसे पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म का लॉस है पार्टनर के ऊपर आता है, राइट। या फिर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे। भैया देखो, मैं तो पैसा इन्वेस्ट करूंगा, आप मुझे काम में इंटरफेयर तो करने दे नहीं रहे, तो अगर कल को लॉस होता है तो मैं लॉस की कोई लाइबिलिटी नहीं लूंगा। अब भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो जिनको लग रहा था कि हमें अपॉइंट किया जाएगा, उन्होंने कहा वाह भैया दुकान खोल के बैठोगे मिठाई की, हमें उस मिठाई की दुकान को देख रेख के लिए रखोगे, और नुकसान होगा तो हमारे जिम्मे। नुकसान तो हमेशा ओनर्स का होता है, मैनेजर का नुकसान थोड़ी ना होता। वी आर जस्ट काइंड ऑफ मैनेजर। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई। आलू कचालू ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। आलू कचालू ने कहा कि जो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो हमने अभी डिस्कस किया था, उसमें ये लिख देंगे कि द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ना मेंबर्स लायबल होंगे ना ही डायरेक्टर्स लायबल होंगे। कंपनी की एसेट, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के लॉस के लिए लायबल होगी। अगर लॉस होता है तो जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी होगी भैया ये बेचकर जो भी रिकवर हो सकता है वो रिकवर कर लो। मेंबर्स या डायरेक्टर्स कंपनी के किसी भी एक्शन के लिए पर्सनली लायबल नहीं होंगे। हाँ, अगर डायरेक्टर्स फ्रॉड करके लॉस करते हैं, मतलब जो लॉस है वो डायरेक्टर्स की फ्रॉड की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से होता है, तो डायरेक्टर्स के ऊपर पर्सनल केस किया जा सकता है फॉर दैट, राइट। चलिए जी, यहाँ पर कम से कम लोगों को एक तसल्ली हुई कि चाहे हम इस बिजनेस का पार्ट बनेंगे लेकिन पार्टनरशिप फर्म की तरह हम पर्सनली लायबल नहीं बनेंगे। मतलब चाहे कंपनी जो मर्जी करेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है लॉस के केस में, हम जो शेयर परचेज करेंगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वही सिंपल सी बात है, हमने एग्जाम्पल के अंदर कहा कि जी 1,00,000 रुपए की जरूरत है, जिसको हमने 1000 शेयर्स में डिवाइड किया, 100 रुपए का एक शेयर था, राइट। अब सपोज करो कंपनी अच्छे से मैनेज नहीं हुई, 1 साल बाद वो 1,00,000 रुपए की जो एसेट्स परचेज की गई थी काम स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपए की रहेगी। ये तो होगा। अब इस 50,000 रुपए को जब हम, नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम रहेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे 50,000 रुपए को 1000 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 50। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या लॉस हुआ किसी भी मेंबर को? वैल्यू ऑफ शेयर का लॉस हो गया, इससे ज्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ। मतलब उसकी पर्सनल एसेट्स तो लॉस को फुलफिल करने के लिए यूज नहीं की जाएगी, राइट। तो इसका मतलब लोगों को क्लियर था, हम उतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितने का हम रिस्क लेने के लिए तैयार है। कल को अगर कंपनी कंप्लीट लॉस में चली जाती है, हम मान के चलेंगे हमारा 100 रुपए का शेयर था, 0 करेंगे, दैट्स ऑल, राइट। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जरूर होगा और हमें जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट लाया गया कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पर मैनेज कोई और कर रहा है और फंड्स कोई और दे रहा है।
यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट है डीम्यूचुअलाइजेशन का। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब कि मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स, राइट। तो यहाँ से हमारे पास कंसेप्ट है डीम्यूचुअलाइजेशन एंड लिमिटेड लायबिलिटी का। चलिए जी, अब देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ पूछी, एक बुढ़िया माँ बैठी थी वहाँ पर कि बेटा मैंने तो सारी जिंदगी अपनी सेविंग्स करके 500 रुपये बचाए हैं, जिसके अंदर मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। मैं चाहती हूँ उस 500 रुपये को इन्वेस्ट करना आपके काम में, क्योंकि उस वक्त बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो होते नहीं थे जहाँ पर सेविंग्स को इन्वेस्ट किया जा सके। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा कि मैं चाहती हूँ आपके काम में इन्वेस्ट करना ताकि मेरा पैसा बढ़े, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कल को मेरी लड़की की शादी तय होती है तो क्या वो पैसा मुझे टाइम पर वापस दे दोगे? अब आलू कचालू ने देखा कि भैया ये प्रॉब्लम तो एक्चुअल में सीरियस है और जेन्युइन है, कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि टाइम पर उनका पैसा वापस मिले। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि फ्यूचर में इंक्रीज होकर वापस मिले, वापस मिलना चाहिए, राइट। जो इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न नहीं है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ रहेगी? वो तो क्या हो गया, ब्लॉक्ड अमाउंट। अगर मैं एक घर लेता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उस घर की वैल्यू नहीं बढ़ती, या मैं कहता हूँ वैल्यू बढ़ती भी है, रोज वैल्यू बढ़ती है उस घर की, लेकिन वो बेच नहीं सकता मैं, तो क्या उस इंक्रीज का कोई फायदा है? उस इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू कोई फायदा है? मेरे तो ब्लॉक्ड इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो आलू कचालू ने देखा भैया ये एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम है कि क्या टाइम पर रिफंड हो जाएगा पैसा। लेकिन दूसरी तरफ आलू कचालू को यह भी पता था कि इतनी बड़ी जो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं हम लोग, अगर बीच में से लोगों का पैसा वापस देते रहे तो काम पर असर पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल है, मैं 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करता हूँ ऐसे ही जैसे आलू कचालू ने लोगों से इकट्ठे किए, राइट। मेट्रो बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहा हूँ मैं। ये मैंने मेट्रो का बेस बना दिया, ऊपर पिलर खड़े कर दिए, जिसके अंदर मेरे लेट्स से 70 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट हो गए। अब जब ऊपर रेल बनाने की बारी आई तो कुछ लोगों ने, जिनके 30 करोड़ रुपीज अभी भी रहते थे मेरे पास, तो लोगों ने 20 करोड़ रुपीज वापस मांग लिए कुछ लोगों ने कि जी हमें जरूरत है। मेरे पास कितने रह गए? सिर्फ 10 करोड़। अगर मैं लोगों को पैसे वापस दे दूंगा और इन 10 करोड़ में मैं ऊपर रेल नहीं बना सकता, क्योंकि 30 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो अब बिना रेल के क्या इन पिलर का कोई यूज है? ये 70 करोड़ भी वेस्ट हो गए। मतलब कुछ लोगों ने 20 करोड़ वापस मांग लिए, तो वो 80 करोड़ रुपीज जो बाकी लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो भी वेस्ट हो गई। उन पिलर्स के ऊपर तो सिर्फ अब कौवे बैठेंगे, राइट। या फिर ये हो सकता है कि पिलर्स को तोड़कर सीमेंट के टुकड़े उठा के दे दो, लो जी आपका ये इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आलू कचालू को ये चीज पता थी, बड़े अच्छे से उन्होंने चीज सोची। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए हम पैसे वापस नहीं देंगे, जो भी शेयर्स परचेज किए जाएंगे वो शेयर्स के पैसे वापस नहीं देंगे। अगर कंपनी के पास कभी फ्यूचर में इतने पैसे होंगे वापस देने के लिए तो वो कंपनी का डिसीजन होगा, पर मेंबर्स शेयर्स के पैसे वापस नहीं मांग सकते। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम जेन्युइन है, हम यहाँ पर एक ऑप्शन लेके चलते हैं। हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपने शेयर मार्केट में किसी और को सेल कर सकते हैं जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से कंपनी से पैसा निकलेगा भी नहीं और शेयर्स ट्रांसफर भी हो जाएंगे किसी और के नाम पर, और आपको इन्वेस्टमेंट मिल भी जाएगी आपकी, राइट। ये पॉसिबल है कि शेयर्स के रेट थोड़े कम हो थोड़े ज्यादा हो, पर एटलीस्ट मिल तो जाएगा पैसा कुछ, राइट। तो यहां से हमारे पास कंसेप्ट आया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का। अब ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके फंसेगा नहीं। उसका जब दिल चाहेगा अपने शेयर्स मार्केट में सेल करके इन्वेस्टमेंट फेच करेगा और किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। फर्दर कंपनी के लिए भी ये चीज बेनिफिशियल है, किस लिए? कि कंपनी के काम में से, चलते काम में से पैसा नहीं निकलेगा, राइट। सबको पसंद आई ये चीज। और इसी वजह से एक और करेक्टरिस्टिक ऐड होगी, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टेंस फॉर एवर। मतलब लोग आते रहेंगे, जो परचेज करेगा शेयर्स वो कंपनी का पार्ट बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, जो सेल करेगा वो कंपनी को छोड़ के चला जाएगा, दूसरे बंदा दोबारा कंपनी का मेंबर बन जाएगा जिसको सेल किया जाएगा, राइट। शुरुआत में सपोज करो मिस्टर ए ने परचेज किया तो मिस्टर ए मेंबर बन गया कंपनी का, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल कर दिया तो मिस्टर बी मेंबर बन गया कंपनी का। तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर कंपनी चलती रहेगी, कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर पार्टनर बीच में छोड़ दे, पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, राइट। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक्सक्यूज मी, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है
कि बीच में कंपनी रुक जाएगी, भैया आपको नहीं कंटिन्यू करना, आप अपने शेयर्स किसी और को सेल कर दीजिए, दैट पर्सन विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। इसकी वजह से जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपीस के, वो इसी वजह से कंपनी फॉर्म में लगते हैं हमेशा, ताकि लोग आते रहे या जाते रहे, कंपनी के काम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होनी चाहिए। दिस इज परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्टेंस फॉरएवर, राइट। चलिए जी, ये कंसेप्ट भी लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा कंसेप्ट भी। अब यह एक इंसान ने पूछा कि जी ये लाख रुपए सबके मिलके इन्वेस्ट होंगे बिजनेस के अंदर, कल को बिजनेस इंक्रीज भी होएगा, प्रॉफिट भी होएगा, तो जो वो एसोसिएशन की प्रॉपर्टी होगी, कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन होगा? क्या उस प्रॉपर्टी को एसोसिएशन के मेंबर्स जरूरत पड़ने पर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? देखो पूरा गांव वाला हिसाब पूछ लिया कि भैया मेरे पैसे लगे हुए हैं तो मुझको ये यूज करने दे, मेरे घर में आज फंक्शन है, 4 कुर्सियां ऑफिस से घर भिजवा दे। गांव में तो ऐसे होता है ना। अब आलू कचालू को पता था कि अगर प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए अलाउ कर दिया गांव वालों को, तो कंपनी के अंदर कम, लोगों के घर में ज्यादा होगी कंपनी प्रॉपर्टी, राइट। उन्होंने क्लियर कट कहा कि जी देखिए आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर द इन्वेस्टर, हम दोनों ने मिलकर कंसेप्ट लाए, वी आर द क्रिएटर ऑफ द कंपनी। कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, दे विल डायरेक्ट द कंपनी, बट नन ऑफ देम विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी अपनी खुद की मालिक होगी, कंपनी की अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी कंपनी। उन्होंने कहा जैसे किसी भी इंसान की, लेट्स से राम की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग नाम है, वैसे ही कंपनी का अपना एक अलग नाम होगा, कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होगी, और कंपनी उस नाम पर, उस पहचान पर प्रॉपर्टी परचेज करेगी, सेल करेगी, केस फाइल करेगी, राइट। तो कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। भाई सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग मारुति की कार परचेज करते हैं, क्या आपको मारुति के डायरेक्टर्स के नाम पता है? नहीं पता। क्या आपको मारुति के सारे मेंबर्स के नाम पता है? नहीं पता। तो आप किससे कार परचेज कर रहे हैं? कंपनी से। इसका मतलब आपकी नज़रों में उस कंपनी की अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट पर्सनैलिटी है। जब आपको ना डायरेक्टर्स के बारे में पता, ना मेंबर्स के बारे में पता, पर कंपनी के बारे में पता है, तो आपकी नज़रों में कंपनी भी अपने आप में एक सेपरेट पर्सन है, राइट। अगर कार में कोई डिफेक्ट होता है, किसके ऊपर केस फाइल करोगे? कंपनी के ऊपर। क्या डायरेक्टर्स के ऊपर करते हो? नहीं जी। क्या मेंबर्स के ऊपर केस फाइल करते हो? नहीं जी, राइट। तो कंपनी विल बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहां से हमारे पास सेपरेट प्रॉपर्टी का और सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आया कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ठीक है जी। तो अब टोटल मिला के हमने कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। अब हम कंपनी को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करें। कंपनी मीन्स an association of person for common lawful purpose. Company has its own existence. Company is a separate legal entity having its own corporate name, right? Company will be considered as a separate person, just like an individual. Company will have its own personality and identity. On behalf of the company, directors will enter into the contracts. But obviously बात है, डे टू डे वर्किंग किसके ऊपर है? डायरेक्टर्स के ऊपर। डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे कंपनी के बिहाफ पर, लेकिन कंपनी के नाम से। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर्स ने कंपनी का नाम नहीं लिखा, मान के चलें कि डायरेक्टर्स ने वो काम कंपनी के बिहाफ पर नहीं, अपने पर्सनल बिहाफ पर किया है, राइट। तो डायरेक्टर्स विल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ओनली इन द नेम ऑफ द कंपनी एंड नॉट इन देयर ओन नेम और इन द नेम ऑफ द मेंबर्स. The assets and the property of the company will be purchased only in the name of the company. Only company will be the owner of the assets purchased in the name of the company. The entire business will be done only in the name of the company and not in the name of the members or directors. Company will be known by its own name, not by the name of the members or directors. Right? तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी. अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग लॉ को समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज लॉ. उसके बाद वी विल स्टार्ट कंपनीज एक्ट 2013. ऑलराइट, थैंक यू.